तुम्हें वो सम्राट बनना था जो पूरे राज्य को बर्बाद कर देता, लेकिन किसी तरह तुम जो भी करते उससे साम्राज्य और भी मजबूत होता गया। तुम हर दिन इंपीरियल हरम में पड़े रहते और दरबार के कामों की बिल्कुल परवाह नहीं करते थे। फिर भी देश लगातार तरक्की करता रहा। तुमने तो पूरी सरकार की ताकत भ्रष्ट अधिकारियों के हाथों में भी सौंप दी थी, लेकिन राज्य टूटने की जगह और ऊंचाइयों पर पहुंचता गया। गुस्से में आकर तुमने एक कदम और आगे बढ़ाया। तुमने राजकोष खाली कर दिया और ढेर सारी चांदी सीधे भ्रष्ट मंत्रियों को बांट दी। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री को वो पैसा मिला, उसकी पीठ पर ठंडा पसीना छूट गया। उसी पल उसे सम्राट की असली मंशा समझ आ गई। यह आखिरी चेतावनी थी। सच्चाई समझने के बाद प्रधानमंत्री ने आंसुओं भरी आंखों से शाही महल की तरफ देखा। महाराज ने हमेशा मेरे साथ सच्चाई से व्यवहार किया है। यह बूढ़ा सेवक शर्मिंदा है। आज से मैं अपनी पूरी ताकत महाराज की सेवा में लगा दूंगा। अगली सुबह तुम अभी ठीक से जागे भी नहीं थे कि प्रधानमंत्री 90 मिलियन टेल चांदी वापस महल में पहुंचा चुका था। तुम पैसों के उस पहाड़ को देखकर पूरी तरह हैरान रह गए। क्या यह इस दुनिया का एहसान लौटाने का तरीका था? लेकिन तुम तो राज्य का विनाश चाहते थे, क्योंकि साम्राज्य के पूरी तरह टूटने के बाद ही सिस्टम तुम्हें मरने और ब्लू स्टार वापस लौटने की इजाजत देता। कोई और रास्ता न देखकर तुमने तुरंत सभी मंत्रियों को हॉल ऑफ सुप्रीम हार्मनी में बुला लिया। तुम्हें ऐसी कई खराब नीतियां बनानी थीं जो देश को बर्बादी की तरफ धकेल दें। कुछ ही देर बाद सभी मंत्री सभा में इकट्ठा हो गए और हैरानी से तुम्हारी तरफ देखने लगे। सिर्फ प्रधानमंत्री शांत दिखाई दे रहा था, जैसे उसे पहले से ही इसकी उम्मीद हो। उसके मन में पूरा भरोसा था कि चांदी मिलने के बाद सम्राट जरूर कोई प्रतिक्रिया देंगे। आखिर सच में बुद्धिमान लोग बिना कुछ कहे भी एक दूसरे को समझ लेते हैं। दुर्भाग्य से तुम्हें उसकी सोच के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। तुमने धीरे धीरे पूरे दरबार पर नजर डाली और कहा, मैं राजकोष से धन निकालकर राजधानी का पुनर्निर्माण करूंगा और साथ ही आम लोगों के घरों की भी मरम्मत करवाई जाएगी। तुम्हारी बात खत्म होते ही एक मंत्री तुरंत विरोध में आगे आ गया। महाराज, राजधानी का पुनर्निर्माण समझ में आता है, लेकिन साधारण नागरिकों के घरों की मरम्मत करवाने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने उसकी तरफ देखा। वह लोक निर्माण मंत्री था जिसे पूर्व सम्राट ने खुद पद पर नियुक्त किया था, और दिवंगत सम्राट के अनुसार वह एक वफादार अधिकारी था। दुर्भाग्य से तुम्हें सबसे ज्यादा नफरत ऐसे ही वफादार अधिकारियों से थी। तुम्हारा चेहरा तुरंत सख्त हो गया। क्या तुम्हें लगता है मैं तुमसे सलाह ले रहा हूं, या फिर लोक निर्माण मंत्री होने के नाते तुम्हारा अधिकार मुझसे बड़ा हो गया है? मंत्री का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। यह बूढ़ा सेवक ऐसी हिम्मत कभी नहीं करेगा। लेकिन तुम यहीं नहीं रुके। आज से इसे इसके पद से हटा दिया जाए। मुझे ऐसे घमंडी अधिकारियों की जरूरत नहीं है। पूरा दरबार घबरा गया। महाराज, कृपया शांत हो जाइए। पद से हटाया गया मंत्री तो बिल्कुल कागज की तरह सफेद पड़ चुका था। सिर्फ प्रधानमंत्री शांत भाव से आगे आया। महाराज, इसका पद हटाया जा सकता है, लेकिन राजधानी के पुनर्निर्माण के लिए किसी को लोक निर्माण विभाग संभालना भी होगा। मैं महाराज से निवेदन करता हूं कि नए लोक निर्माण मंत्री की नियुक्ति की जाए। यह सुनते ही तुम्हारी आंखें चमक उठीं। सच में साम्राज्य के सबसे बड़े भ्रष्ट मंत्री से यही उम्मीद थी। वह जरूर किसी और भ्रष्ट अधिकारी को आगे बढ़ाना चाहता होगा। फिर वे निर्माण कार्यों में घोटाला करेंगे और देश को और कमजोर बना देंगे। बिल्कुल सही। तुमने धीरे धीरे सभा में नजर दौड़ाई और पीछे खड़े एक बुजुर्ग अधिकारी पर नजर टिक गई। आज से तुम नए लोक निर्माण मंत्री होगे। वृद्ध अधिकारी हुआंगपेई पूरी तरह जड़ हो गया। कई साल पहले पूर्व सम्राट ने उसे भ्रष्टाचार के आरोप में पद से हटा दिया था, और यही वजह थी कि तुमने उसे चुना। तुम्हें ऐसे ही अधिकारियों की जरूरत थी। आसपास खड़े सभी मंत्री एक दूसरे को अजीब नजरों से देखने लगे। यहां तक कि पूर्व मंत्री के माथे पर भी ठंडा पसीना आ गया। महाराज, यह नहीं हो सकता। हुआंगपेई एक बदनाम भ्रष्ट अधिकारी है जिसे दिवंगत सम्राट ने पद से हटाया था। उसकी बात पूरी होने से पहले ही तुमने सिंहासन पर जोर से हाथ मारा। क्या तुम पूर्व सम्राट का नाम लेकर मुझ पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हो? अब ग्रेट टैंक का सम्राट मैं हूं। पूरे दरबार में सिर्फ प्रधानमंत्री ही
तुम्हें गहरी नजरों से देख रहा था, क्योंकि बाकी लोगों के विपरीत वह सच जानता था। हुआंगपे कभी भ्रष्ट था ही नहीं। वह पूरे साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रतिभाओं में से एक था। उसे राजनीतिक दुश्मनों ने फंसाकर पद से हटवा दिया था, और जिसने उसे फंसाया था वह कोई और नहीं बल्कि वर्तमान लोक निर्माण मंत्री ही था, प्रधानमंत्री। हमेशा सोचता था कि यह राज बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन किसी तरह सम्राट, जो शायद ही कभी महल से बाहर निकलते थे, सब कुछ साफ साफ जानते थे। उधर हुआंगपे उत्साह से तुम्हारी तरफ देख रहा था। महाराज, अगर इन परियोजनाओं को सही तरीके से पूरा करना है तो सामान्य खर्च से कम 10 गुना ज्यादा धन चाहिए होगा। ऐसी स्थिति में भी क्या महाराज इस बूढ़े सेवक को लोक निर्माण विभाग संभालने देंगे? लेकिन उसकी हैरानी के लिए तुम्हारी आंखों में हल्की मुस्कान उभर आई। तुम्हारे मन में यही चल रहा था कि हुआंगपे ज्यादा धन मांग रहा है ताकि उसमें से गबन कर सके, और इस समय तुम्हें ठीक ऐसे ही भ्रष्ट अधिकारियों की जरूरत थी। तुमने शांत स्वर में जवाब दिया, धन कैसे खर्च होगा यह तुम्हारी जिम्मेदारी है, मुझे सिर्फ नतीजे चाहिए। और प्रधानमंत्री, ध्यान रखना कि मंत्री हुआंग की हर तरह से सहायता की जाए। एक भ्रष्ट प्रधानमंत्री और राजकोष को चूसने वाला इतना बड़ा परजीवी, इस योजना के असफल होने का तो कोई सवाल ही नहीं था। कुछ देर बाद जब मंत्री एक एक करके सभा से जाने लगे तो तुम अपने दिल की खुशी को और दबा नहीं पाए। आखिरकार ग्रेट टैंग अब सच में विनाश की ओर बढ़ रहा था, और बहुत जल्द तुम ब्लू स्टार वापस लौट पाते। उधर हुआंगपे घर लौटने की बजाय सीधे प्रधानमंत्री के निवास पर पहुंच गया। वह अब भी समझ नहीं पा रहा था कि सम्राट ने अचानक उस पर इतना गहरा भरोसा क्यों दिखाया, लेकिन प्रधानमंत्री से बात करने के बाद सब कुछ साफ हो गया। दोनों ने तुरंत वही समझ लिया जिसे वे सम्राट की महान योजना मान रहे थे। भावनाओं से भरकर हुआंगपे ने शाही महल की तरफ देखा और गहरा प्रणाम किया। प्रधानमंत्री, आखिर महाराज राजधानी और आम लोगों के घरों का पुनर्निर्माण क्यों करवाना चाहते हैं? प्रधानमंत्री ने सोचते हुए आंखें सिकोड़ लीं। इसके दो उद्देश्य हैं। पहला, महाराज दरबार के वफादार अधिकारियों को संकेत दे रहे हैं कि वे फिर से सत्ता अपने हाथ में लेने वाले हैं, और दूसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वे जनता का दिल जीतना चाहते हैं। हुआंगपे की आंखें प्रशंसा से चमक उठीं। जैसी उम्मीद थी, पूरे साम्राज्य में महाराज से बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं है। फिर मुझे महाराज के साथ कैसे सहयोग करना चाहिए? प्रधानमंत्री ने तुरंत जवाब दिया। जब महाराज ने कहा कि खर्च की चिंता मत करो, तो इसका मतलब है कि वे चाहते हैं कि काम सबसे बेहतरीन गुणवत्ता और सबसे तेज गति से पूरा हो। मुझे एक नई निर्माण सामग्री के बारे में पता है। वह बहुत जल्दी मजबूत हो जाती है और बेहद टिकाऊ है। उसका इस्तेमाल करो और निर्माण में मदद के लिए इंपीरियल गार्ड्स को भी लगा दो। पूरा काम 1 हफ्ते के अंदर खत्म होना चाहिए। कुछ समय बाद हुआंगपे की तरफ से इंपीरियल गार्ड्स को तैनात करने की मांग देखकर तुम पूरी तरह अविश्वास में पड़ गए। यह आदमी तुम्हारी उम्मीद से भी ज्यादा निर्दयी निकला। तुम्हें पूरा यकीन था कि वह लोगों का इतना शोषण करने वाला है कि उसे विद्रोह का डर सताने लगा है, और अब वह उन्हें दबाने के लिए सेना की मदद भी चाहता था। तुम भावुक होकर आह भरने से खुद को रोक नहीं पाए। सच में असली खलनायक तो पूरी तरह प्रोफेशनल होते हैं। बिना किसी झिझक के तुमने तुरंत उसे इंपीरियल गार्ड्स का सैन्य आदेश पत्र सौंप दिया। जैसे ही उसे वह मिला, वह इतना भावुक हो गया कि लगभग घुटनों पर गिर पड़ा और तुम्हारे पैरों में रोने ही वाला था। उसकी प्रतिक्रिया देखकर तुम्हें अजीब सा महसूस हुआ। तुमने जल्दी से उसे जाने का इशारा कर दिया। इसके बाद पूरे चांगन शहर में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य शुरू हो गए। दीवारें दोबारा बनाई जाने लगीं, सड़कें चौड़ी की जाने लगीं और हर तरफ लोगों के घरों की मरम्मत होने लगी। उसी समय शहर के अंदर एक छिपे हुए मकान में ईस्टर्न यी किंगडम के कई जासूस गुप्त बैठक कर रहे थे। उनमें से एक ने घबराए हुए स्वर में कहा, बॉस, आखिर टैंक का सम्राट करना क्या चाहता है? उसने अचानक पूरे शहर की दीवारों और घरों का पुनर्निर्माण करने का आदेश क्यों दे दिया? यहां तक कि उनका नेता बालू भी इसका जवाब नहीं समझ पा रहा था। उसके दिमाग में अनगिनत विचार दौड़ने लगे, क्योंकि वह तुम्हारी असली मंशा समझने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसके मन
मैं बिजली की तरह एक विचार कौंधा। रुको, कहीं ऐसा तो नहीं कि ग्रेट टैंक को हमारी आक्रमण योजना के बारे में पहले से पता चल गया है? उसका चेहरा तुरंत बदल गया। यही वजह है कि वे शहर की रक्षा मजबूत कर रहे हैं। धिक्कार है, ईस्टर्न यी के अंदर कोई गद्दार है। इस अभियान के बारे में तो सिर्फ सबसे ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारियों को ही जानकारी है। बलू ने तुरंत अपनी यह सोच भरोसेमंद साथियों के साथ साझा की। एक मोटा जासूस कुछ झिझकते हुए बोला, बॉस, कहीं आप जरूरत से ज्यादा तो नहीं सोच रहे? हो सकता है टैंक का सम्राट बस अयोग्य हो और राज्य का पैसा बर्बाद करना चाहता हो। बलू ने तुरंत उसे चिढ़ी हुई नजरों से देखा। अगर तुम एक मूर्ख सम्राट होते तो क्या इतना पैसा शहरों और नागरिकों के घरों को दोबारा बनाने में खर्च करते? कमरे में तुरंत सन्नाटा छा गया। बाकी लोग धीरे धीरे सहमति में सिर हिलाने लगे। यह बात तो सही लगती है। उनमें से एक ने घबराकर पूछा, तो अब हम क्या करें? बालू का चेहरा ठंडा हो गया। हम तुरंत ईस्टर्न यी लौटेंगे और इस अभियान से जुड़े हर बड़े अधिकारी की जांच करेंगे। अगर कोई भी संदिग्ध लगा तो पहले उसे मार देंगे। 2.5 दिन बाद तुम अपने शयन कक्ष में बैठे थे और तुम्हारे चेहरे पर उत्साह साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि आज सिस्टम सेटलमेंट का दिन था। इस समय तुम्हारे पास सिर्फ 12 साल की उम्र बची थी। जब तक तुम देश की शक्ति को 120 अंक और कम कर देते, तब तक आखिरकार मरकर ब्लू स्टार लौट सकते थे। लेकिन तभी सिस्टम की सूचना सामने आ गई। ग्रेट टैंक की राष्ट्रीय शक्ति में 10 अंकों की वृद्धि हुई है। पुरस्कार, होस्ट की आयु में 10 वर्ष की वृद्धि। यह सुनते ही तुम्हारा दिमाग पूरी तरह सुन्न पड़ गया। क्या? मैं देश को बर्बाद करने के लिए इतनी मेहनत कर चुका हूं, फिर राष्ट्रीय शक्ति बढ़ कैसे रही है? इसके बाद तुमने विस्तृत रिपोर्ट देखी और तुम्हारी उलझन और बढ़ गई। तकनीक बढ़ गई थी, राष्ट्रीय रक्षा बढ़ गई थी, अर्थव्यवस्था बढ़ गई थी, जन कल्याण बढ़ गया था, यहां तक कि दुश्मनों के लिए डर भी बढ़ गया था। तुम पूरी तरह स्तब्ध बैठे रह गए। आखिर चल क्या रहा है? तुमने खुद को शांत करने की पूरी कोशिश की। यह झटका सच में बहुत बड़ा था। नहीं, कल की सभा में इसकी पूरी जांच करनी होगी। अगर मुझे पता चल गया कि किस वफादार अधिकारी ने मेरी योजना खराब की है, तो मैं उसे इसका अंजाम जरूर दिखाऊंगा। अगली सुबह दरबार की सभा में तुम राष्ट्रीय शक्ति बढ़ने के बारे में मंत्रियों से सवाल पूछने ही वाले थे कि प्रधानमंत्री अचानक सबसे पहले आगे बढ़ गया। महाराज, इस मंत्री को एक बात प्रस्तुत करनी है। जैसे ही तुमने देखा कि वह वही है, तुम्हें थोड़ी राहत मिली। उम्मीद थी कि यह महान भ्रष्ट अधिकारी आखिर कोई ऐसी खबर लाया होगा जो राज्य को बर्बाद करने में मदद करे। लेकिन अगले ही पल प्रधानमंत्री गर्व से बोला, महाराज, आपके पुनर्निर्माण की योजना पूरी हो चुकी है। पूरी राजधानी का नया रूप तैयार हो गया है। इसके बाद वह एक के बाद एक तुम्हारे फैसलों की तारीफ करने लगा। यह सुनते ही तुम पूरी तरह जड़ होकर रह गए। आखिरकार तुम्हें समझ आ गया कि देश की शक्ति फिर से क्यों बढ़ गई थी। उधर प्रधानमंत्री और हुआंग पेई ने तुम्हारे स्तब्ध चेहरे को देखकर हल्की मुस्कान का आदान प्रदान किया। उनकी नजरों में सम्राट अपनी सफलता से इतना संतुष्ट था कि कुछ पल के लिए शब्द ही खो बैठा था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। तुमने अचानक सीधे हुआंग पेई की तरफ देखा। मंत्री हुआंग, तुम्हारी उम्र अब काफी हो चुकी है। आज से मैं तुम्हें 10 एकड़ उपजाऊ जमीन देता हूं। अपने घर लौट जाओ और शांति से सेवानिवृत्ति का जीवन बिताओ। यह सुनते ही हुआंग पेई का चेहरा बदल गया। वह अभी सिर्फ 40 के दशक में था। उसके करियर का सबसे महत्वपूर्ण समय चल रहा था। घबराकर उसने मदद की उम्मीद में प्रधानमंत्री की तरफ देखा, लेकिन प्रधानमंत्री ने बस हल्का सा सिर हिला दिया। उसी पल हुआंग पेई सब समझ गया। बिना किसी झिझक के वह घुटनों के बल बैठ गया। यह मंत्री महाराज की आज्ञा स्वीकार करता है। उसे मानते हुए देखकर तुम्हें आखिर थोड़ी राहत मिली। कम से कम एक काम का अधिकारी तो हट गया था। फिर तुमने शांत स्वर में आगे कहा, मैं सेना को भी तैनात करना चाहता हूं और ग्रेट टैंक की सैन्य शक्ति को विदेशों में दिखाना चाहता हूं। इस बारे में मेरे मंत्री क्या सोचते हैं? पिछली असफलता के बाद तुम्हें एक बात समझ आ गई थी। अगर सच में देश को जल्दी बर्बाद करना है तो और भी चरम कदम उठाने होंगे। और युद्ध से बेहतर तरीका क्या हो सकता था? आखिर युद्ध ही सबसे तेजी से राष्ट्रीय शक्ति को खत्म करता है। तुम्हारी बात खत्म होते ही
पूरा दरबार हंगामे में डूब गया। महाराज, बिल्कुल नहीं। ग्रेट टैंग की मौजूदा स्थिति में हम बड़े युद्ध का बोझ नहीं उठा सकते, लेकिन उन विरोधों को सुनकर तुम पहले से ज्यादा खुश हो गए। अगर सभी वफादार अधिकारी इसे असंभव बता रहे थे तो इसका मतलब था कि यह योजना जरूर सफल होगी। उसी समय प्रधानमंत्री फिर आगे बढ़ा। यह मंत्री महाराज से एक प्रश्न पूछने का साहस करता है। महाराज किस देश पर आक्रमण करना चाहते हैं और उसका कारण क्या होगा? तुमने हल्का सा भौहें सिकोड़ लीं। सच कहें तो तुमने इतना आगे सोचा ही नहीं था, इसलिए तुमने यूं ही एक नाम चुन लिया। हम ईस्टर्न यी के खिलाफ युद्ध करेंगे। कारण की बात आते ही तुम कुछ पल सोचने लगे, फिर गंभीर स्वर में बोले, मुझे याद है पिछले साल जब ईस्टर्न यी का दूत महल में आया था तो वह सभा भवन में पहले बायां पैर रखकर अंदर आया था, जबकि ग्रेट टैंग में हमेशा दाएं पक्ष को बाएं से ऊंचा माना जाता है। उसका यह व्यवहार बेहद अपमानजनक था। तुम्हारी बात खत्म होते ही पूरा दरबार शांत हो गया। सभी मंत्री अचानक याद करने लगे कि आज वे खुद किस पैर से सभा में दाखिल हुए थे। यहां तक कि प्रधानमंत्री भी थोड़ा असहाय दिखा, लेकिन आखिर में उसने फिर भी तुम्हारा समर्थन करना चुना। कुछ ही देर बाद बाकी अधिकारियों ने भी मजबूरी में सहमति दे दी। उसी समय जनरल न्यूले आगे बढ़ा। महाराज, यह मंत्री स्वयं इस अभियान का नेतृत्व करने के लिए तैयार है, लेकिन तुम्हारे जवाब ने सबको चौंका दिया। तुमने तुरंत उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। यह कैसा मजाक होता? तुम्हारा मकसद ग्रेट टैंग को कमजोर करना था। फिर किसी अनुभवी सेनापति को युद्ध का नेतृत्व क्यों देते? तुम्हारी नजर धीरे धीरे पूरे दरबार में घूमी और आखिर जाकर प्रवेश द्वार के पास खड़े एक साधारण सैनिक पर टिक गई। तुम्हारी आवाज सुनते ही वह सैनिक हैरान रह गया, फिर घबराते हुए आगे बढ़ा। यह छोटा सैनिक हनयू महाराज को प्रणाम करता है। तुमने शांत भाव से सिर हिलाया और पहली बार तुम्हें अंदर से सच्ची शांति महसूस हुई। एक साधारण सैनिक को आक्रमणकारी सेना का सेनापति बनाना अब ग्रेट टैंग के जीतने का तो कोई सवाल ही नहीं था। उधर सेनापति का नाम सुनते ही पूरा दरबार फिर से खामोश हो गया। सभी मंत्री बेबसी से प्रधानमंत्री की तरफ देखने लगे। उन्हें उम्मीद थी कि वह इस पागलपन को रोकेगा, लेकिन विरोध करने की बजाय प्रधानमंत्री युद्ध अभियान की बारीकियों पर सवाल पूछने लगा। यह देखकर तुम खुद उलझ गए। तुमने जिंदगी में कभी कोई युद्ध नहीं लड़ा था, तुम्हें सैन्य योजनाओं के बारे में क्या पता होना था, इसलिए तुमने लापरवाही से हाथ हिलाया और चर्चा वहीं खत्म कर दी। बाकी दरबार का समय सभी मंत्रियों ने भारी मन से बिताया। उधर तुम खुशी खुशी अपने महल लौट गए। अब तुम बस देश की शक्ति के गिरने का इंतजार करना चाहते थे। कुछ समय बाद प्रधानमंत्री के निवास पर हुआंग पेई बेचैनी से बार बार सवाल पूछ रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री हाथ पीछे बांधे शांत खड़ा रहा। क्या तुमने सच में महाराज की मंशा समझी है? हुआंग पेई कुछ पल के लिए रुक गया। इसमें और क्या समझना है? उन्होंने मेरा पद छीन लिया और मुझे खेती करने के लिए घर भेज दिया। प्रधानमंत्री ने धीरे धीरे आंखें सिकोड़ लीं। क्या तुम्हें याद है तुम्हारा गृह क्षेत्र कहां है? ग्वानजोंग। और ग्वानजोंग पूरे साम्राज्य का सबसे बड़ा अनाज उत्पादन क्षेत्र माना जाता है। यह सुनते ही हुआंग पेई की आंखें फैल गईं। उसकी प्रतिक्रिया देखकर प्रधानमंत्री हल्का सा मुस्कुराया। महाराज चाहते हैं कि तुम पहले ग्वानजोंग क्षेत्र का विकास करो। और उसके बाद वह धीरे धीरे मुस्कुराया। वही भविष्य की विजय यात्राओं की नींव बनेगा। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, महाराज का तुम पर इतना विश्वास देखकर मुझे भी थोड़ी ईर्ष्या होने लगी है। यह सुनकर हुआंग पेई संकोच भरी मुस्कान हंस पड़ा, लेकिन तभी उसके मन में एक और सवाल आया। प्रधानमंत्री, अगर सच में महाराज का यही इरादा था तो उन्होंने इसे सीधे सीधे क्यों नहीं कहा? प्रधानमंत्री ने बेबसी से सिर हिला दिया। कोई महान सम्राट अपनी सारी छिपी हुई योजनाएं खुलकर नहीं बताता। महाराज तुम्हें परछाइयों में रखकर अपनी गुप्त नींव तैयार कर रहे हैं। यह सुनते ही हुआंग पेई का पूरा शरीर उत्साह से कांप उठा, लेकिन फिर वह दोबारा झिझका। फिर भी एक बात मेरी समझ में नहीं आती, महाराज ने एक साधारण सैनिक को सेनापति क्यों बनाया? यह सुनकर प्रधानमंत्री के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। यहीं पर महाराज की सबसे भयानक दूरदर्शिता दिखाई देती है। क्या तुम महान सैन्य रणनीतिकार हान सिन को जानते हो? हुआंग पेई कुछ
पल के लिए चौंक गया। हनशिन? प्रधानमंत्री ने शांत भाव से सिर हिलाया। हन यू हन शिन का वंशज है। उसी समय हन यू बेहद उत्साहित चेहरे के साथ अपने घर लौट आया। आखिरकार उसे अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल गया था। सम्राट को उसके बारे में शुरू से ही पता रहा होगा, वरना कोई साधारण सैनिक को पूरी सेना की कमान क्यों सौंपता। यहां तक कि कोई मूर्ख सम्राट भी जो खुद अपना राज्य बर्बाद करना चाहता हो, इतना अजीब फैसला नहीं लेता। यह सोचते ही हन यू अचानक घर के अंदर जोर से चिल्लाया, जल्दी करो, मेरी सारी सैन्य रणनीति की किताबें बाहर लाओ, मैं उन्हें फिर से शुरू से पढ़ूंगा। उधर इंपीरियल स्टडी के अंदर यूनक शू ने आदर से एक स्मारक पत्र आगे बढ़ाया। महाराज, यह पहले प्रधानमंत्री द्वारा भेजा गया था। तुमने उसे लेते हुए हल्का सा भौं उठाया। चूंकि यह तुम्हारे अच्छे भाई की तरफ से आया था, तुमने सोचा कि एक नजर देख ही लेते हैं। लेकिन जैसे ही तुमने उसे खोला, अंदर भरे हुए अंतहीन पन्नों को देखकर लगभग डर ही गए। उसमें आने वाले युद्ध के लिए तरह तरह की सैन्य आपूर्ति की जरूरतों का पूरा विवरण लिखा था। 2 लाइन पढ़ते ही तुमने उसे एक तरफ फेंक दिया। फिर यूनक शू की तरफ हाथ हिलाकर कहा, जाकर प्रधानमंत्री से कह दो कि सब कुछ उनकी इच्छा के अनुसार होगा। मेरा यह युद्ध साथी अब भी बहुत ज्यादा विनम्र है। उसे बस सैन्य खर्च में घोटाला ही तो करना है। क्या उसके लिए इतने सारे शब्द लिखना जरूरी था? कुछ समय बाद राष्ट्रीय शक्ति के मूल्यांकन का दिन फिर आ गया। इस बार बड़े पैमाने पर सैन्य तैयारी की वजह से ग्रेट टैंग की राष्ट्रीय शक्ति आखिर 10 अंक कम हो गई। साथ ही तुम्हारी आयु में से 1 वर्ष भी घट गया। यह देखते ही तुम्हारी आंखें खुशी से भर आईं। आखिरकार कुछ प्रगति तो हुई। तुम खुशी खुशी कल्पना करने लगे कि आने वाले युद्ध में ग्रेट टैंग को कितनी भयानक हार मिलने वाली है। तभी यूनक शू ने तुम्हारे विचारों को बीच में रोक दिया। महाराज, आज पूर्वी अभियान सेना के प्रस्थान का समारोह है। आपको सैन्य मैदान में जाकर सैनिकों का उत्साह बढ़ाना होगा। यह सुनते ही तुम तुरंत खड़े हो गए। बिल्कुल सही। समारोह खत्म होते ही सेना रवाना हो जाएगी और जितनी जल्दी हो सके हारना भी शुरू कर देगी। कुछ समय बाद सैन्य शिविर के अंदर 1 लाख सैनिक अस्त व्यस्त हालत में खड़े थे। कुछ लोग आलस से एक तरफ झुके हुए थे, कुछ अपने हथियार तक ठीक से नहीं पकड़ पा रहे थे। यह दृश्य देखकर प्रधानमंत्री की भौहें सिकुड़ गईं। जनरल हान, क्या इतनी जल्दी निकलना सच में जरूरी है? सेना की यह हालत देखकर जीत हासिल करना मुश्किल लगता है। लेकिन हन यू ने शांति से सिर हिलाया। मैं दुनिया को महाराज के बारे में गलत फहमी में नहीं रहने दे सकता। हमें जल्दी जीतना होगा, तभी हम साबित कर पाएंगे कि महाराज का फैसला सही था। जहां तक सेना की स्थिति का सवाल है, ईस्टर्न यी जाने वाले रास्ते में बहुत से डाकू हैं। हम उन्हें वास्तविक प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल करेंगे। सीमा तक पहुंचते पहुंचते सैनिक पूरी तरह युद्ध के लिए तैयार हो जाएंगे। यह सुनकर प्रधानमंत्री ने हन यू की तरफ गहरी नजर से देखा। जैसा हान सिन का वंशज होने से उम्मीद थी, उसी समय जब हान यू आगे कुछ कहने वाला था, तुम अचानक पीछे से वहां पहुंच गए। शिविर में प्रवेश करते ही तुम्हारी नजर उस बिखरी हुई सेना पर पड़ी। लेकिन अजीब बात यह थी कि तुम बिल्कुल भी नाराज नहीं हुए, बल्कि तुम्हारी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। एक पूरी तरह अव्यवस्थित सेना और उसका नेतृत्व कर रहा एक साधारण सैनिक, इससे ज्यादा पक्की हार और क्या हो सकती थी? हनयू जल्दी से आगे बढ़ा। वह सेना की अव्यवस्थित स्थिति के बारे में समझाना चाहता था, लेकिन उसके बोलने से पहले ही तुमने हाथ हिलाकर उसे रोक दिया। चूंकि मैंने पूरी सेना जनरल हान को सौंप दी है, इसलिए मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगा। यह सुनते ही हान यू की आंखें भावनाओं से लाल हो गईं। सम्राट सच में उस पर इतना गहरा भरोसा करते थे। फिर तुम सैनिकों की तरफ मुड़े और ऊंची आवाज में पूछा, क्या तुम्हें इस पूर्वी अभियान में जीत का विश्वास है? सभी सैनिक एक दूसरे की तरफ देखने लगे, लेकिन किसी ने जवाब देने की हिम्मत नहीं की। तब तुमने फिर हाथ हिलाया। सच सच बोलो, मैं तुम सबको दंड से छूट देता हूं। यह सुनकर सैनिकों ने एक साथ जवाब दिया, हमें बिल्कुल विश्वास नहीं है। उन्हें लगा था कि इसके बाद तुम कोई जोशीला भाषण दोगे, लेकिन अचानक तुम्हारा लहजा पूरी तरह बदल गया। बहुत बढ़िया, मैं यही सुनना चाहता था। इतना कहकर तुम तुरंत मुड़े और वहां से चले गए। हनयू हैरानी से आंखें फाड़े खड़ा रह गया।
क्या यह सीधे सीधे सैनिकों का मनोबल तोड़ना नहीं था? लेकिन उसके बगल में खड़ा प्रधानमंत्री पूरी तरह शांत था। तुम पहले एक साधारण सैनिक थे। ये लोग आसानी से तुम्हारी कमान स्वीकार नहीं करेंगे। महाराज ने जानबूझकर पहले उनका मनोबल तोड़ा है ताकि तुम खुद उसे दोबारा खड़ा कर सको। तभी तुम सच में इस सेना पर नियंत्रण हासिल कर पाओगे। यह सुनकर हान यू ने चुपचाप अपनी मुट्ठियां भींच लीं। इस युद्ध में वह पूरी दुनिया के सामने सम्राट की प्रतिष्ठा जरूर स्थापित करेगा। उधर ईस्टर्न यी किंगडम के अंदर बालू खून से भरी आंखों के साथ सामने खड़े अधिकारियों को घूर रहा था। बोलो, तुम में से टैंग सम्राट का जासूस कौन है? लेकिन सभी उच्च अधिकारी पूरी तरह उलझन में दिख रहे थे। आखिर उनमें से एक खुद को रोक नहीं पाया। हम सब ईस्टर्न यी के वरिष्ठ अधिकारी हैं। बलू, बेकार की बातें बंद करो। बलू ने गुस्से में मेज पर जोर से हाथ मारा। तो फिर मुझे यह समझाओ, जिस पल हमने ग्रेट टैंग पर आक्रमण का फैसला लिया, उसी पल टैंग के सम्राट ने शहरों और रक्षा व्यवस्था का पुनर्निर्माण शुरू कर दिया। क्या तुम मुझे यह बताना चाहते हो कि वह सम्राट बस बोर हो रहा था और अपना ही राज्य बर्बाद करना चाहता था? एक अधिकारी ने सावधानी से जवाब दिया। शायद यह सिर्फ एक संयोग हो। यह सुनकर बालू कुछ पल के लिए रुक गया। क्या सच में उसने पूरी बात गलत समझ ली थी? लेकिन वह दोबारा कुछ कहता उससे पहले ही एक अधीनस्थ जल्दी से कमरे में घुस आया। उसके हाथ में एक अत्यंत जरूरी गुप्त रिपोर्ट थी। बालू ने तुरंत उसे छीन लिया। जैसे ही उसने रिपोर्ट पढ़ी, उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। अब भी कहते हो कि कोई जासूस नहीं है? टैंग का सम्राट पहले ही 1,00,000 सैनिकों को ईस्टर्न यी पर हमला करने के लिए रवाना कर चुका है। यह सुनते ही पूरा कमरा हंगामे में डूब गया। बलू ठंडी नजरों से हर अधिकारी की प्रतिक्रिया को ध्यान से देखने लगा। लेकिन ध्यान से देखने के बाद बलू को महसूस हुआ कि वे सभी सच में पूरी तरह अनजान लग रहे थे। उसी पल उसका चेहरा और भी ठंडा हो गया। जैसी उम्मीद थी, तंग का सम्राट खुद को बहुत गहराई से छिपा कर रखता है। यहां तक कि उसके लगाए हुए जासूस भी इतनी शानदार एक्टिंग करते हैं। अगर ऐसा है तो फिर मुझे निर्दयी होने का दोष मत देना। अचानक उसने पीछे की तरफ हाथ हिलाया। अगले ही पल काले कपड़े पहने हत्यारों का एक दल कमरे में घुस आया। तभी अधिकारियों को समझ आया कि क्या होने वाला है। बलू, तुम विद्रोह करना चाहते हो और इसके लिए इतनी बकवास कहानियां बना रहे हो? तुम लेकिन उनकी बात पूरी होने से पहले ही कमरा शांत हो गया। कुछ देर बाद सब कुछ खत्म हो चुका था। तभी एक अधीनस्थ सावधानी से आगे बढ़ा। जनरल बालू, सीमा के शहरों की रक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए? बालू ने धीरे धीरे ग्रेट टैंग की दिशा में देखा, फिर ठंडे स्वर में आदेश दिया, मेरा आदेश भेज दो। सीमा पर मौजूद सभी सेनाएं तुरंत पीछे हट जाएं। इतना कहकर उसने दूर क्षितिज की तरफ आंखें सिकोड़ लीं। अब सीमा के शहर सुरक्षित नहीं रहे। वहां पहले से ही टैंक के जासूस छिपे हुए होंगे। लेकिन दुर्भाग्य से टैंक के सम्राट के लिए ईस्टर्न यी के पास अभी भी मेरे जैसा सेनापति मौजूद है। उसकी योजना कभी सफल नहीं होगी। कुछ समय बाद दोनों राज्यों की सीमा पर हान यू शहर की दीवार के ऊपर खड़ा अपने सैनिकों को गर्व से देख रहा था। यात्रा के दौरान डाकुओं के खिलाफ अनगिनत लड़ाइयों के बाद उसने उस बिखरी हुई सेना को एक अनुशासित बल में बदल दिया था। लेकिन सामने मौजूद विशाल किले को देखकर उसके चेहरे पर फिर भी गंभीरता दिखाई दी। जल्द ही उसने जासूसों को शहर के अंदर भेजकर स्थिति की जांच करने का आदेश दिया। कुछ देर बाद वे वापस लौट आए। जनरल हान यू को रिपोर्ट, शहर के अंदर कोई रक्षक मौजूद नहीं है। पूरा शहर खाली है। यह सुनते ही हान यू की भौहें और सिकुड़ गईं। बलू एक प्रसिद्ध सेनापति था। वह इतनी महत्वपूर्ण किलेबंदी को यूं ही छोड़ नहीं सकता था जब तक कि यह कोई जाल न हो, खाली शहर की रणनीति। लेकिन कुछ समय बाद अग्रिम सेना ने पीछे हट रहे ईस्टर्न यी के कई सैनिकों को पकड़ लिया और उनसे पूछताछ करने पर हान यू को आखिर सच्चाई पता चल गई। जब बालू को खबर मिली कि टैंक की सेना आ रही है तो उसने मान लिया कि शहर के अंदर टंग के जासूस छिपे हुए हैं। इसी वजह से उसने पूरी सेना को सीधे पीछे हटने का आदेश दे दिया था। यह सुनते ही हान यू की आंखें फैल गईं। तो ऐसा है, महाराज ने शुरू से ही सब कुछ व्यवस्थित कर रखा था। सीमा के शहर में मौजूद जासूसों का उद्देश्य
मुझे एक सुरक्षित आधार दिलाना था ताकि मैं सेना की ताकत बचाकर ईस्टर्न यी के अंदर और गहराई तक बढ़ सकूं। उधर इंपीरियल पैलेस में तुम इस हफ्ते की राष्ट्रीय शक्ति रिपोर्ट देख रहे थे, लेकिन जैसे ही तुम्हारी नजर आंकड़ों पर पड़ी, तुम्हारा चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। ग्रेट टैंग की राष्ट्रीय शक्ति में 15 अंकों की वृद्धि, होस्ट की आयु में 15 वर्षों की कमी। यह देखते ही तुम्हारा दिमाग लगभग खराब हो गया। ये क्षेत्र विस्तार के 5 अतिरिक्त अंक आखिर क्या बला है? क्या ईस्टर्न एक्सपीडिशन आर्मी सच में जीत गई? लेकिन अगले ही पल तुमने इस संभावना को तुरंत खारिज कर दिया। उस बेतरतीब सेना के साथ अगर वे सच में क्षेत्र जीत सकते हैं तो मैं अभी इसी मेज को खा जाऊंगा। अगर यह ईस्टर्न एक्सपीडिशन आर्मी नहीं थी तो फिर सिर्फ एक ही संभावना बचती थी, पश्चिमी सीमा की सेना। तुमने तुरंत यूनक शू को बुलाया। इस समय पश्चिमी सीमा की कमान किसके हाथ में है? यूनक शू ने सम्मान से जवाब दिया, महाराज, पश्चिमी सीमा इस समय प्रिंस गेंशी के नियंत्रण में है। यह सुनते ही तुम्हारे दिल में दर्द भर गया। प्रिंस गेंशी, मेरे प्यारे भाई, तुम सच में कमाल हो। उधर ग्रेट टैंग की पश्चिमी सीमा पर प्रिंस गेंशी अपने सामने खड़े रणनीतिकार को ठंडी नजरों से देख रहा था। हमारे सैनिक और हथियार पूरी तरह तैयार हैं। अब समय आ गया है कि मैं वह सिंहासन वापस लूं जो मेरा होना चाहिए। लेकिन रणनीतिकार ने तुरंत सावधानी बरतने की सलाह दी। मेरे राजकुमार, जल्दबाजी मत कीजिए। जब तक पूर्वी अभियान हार नहीं जाता, सम्राट की प्रतिष्ठा पूरी तरह नहीं गिरेगी। उसी समय हम सही कारण के साथ अपना ध्वज उठा सकते हैं। यह सुनकर प्रिंस गेंशी ने धीरे धीरे सिर हिलाया। वह रणनीतिकार की बुद्धिमानी की तारीफ करने ही वाला था कि अचानक एक सैनिक तेजी से कमरे में घुस आया। मेरे राजकुमार, पूर्वी अभियान की शुरुआती रिपोर्ट आ चुकी है। प्रिंस गेंशी की आंखें तुरंत चमक उठीं। बहुत बढ़िया, लगता है स्वर्ग भी मेरी मदद कर रहा है। उसने तुरंत युद्ध रिपोर्ट पकड़ ली, लेकिन पढ़ते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वह लगभग वहीं बेहोश होकर गिरने वाला था। रिपोर्ट में साफ लिखा था, हन यू ने ईस्टर्न यी की सेना को भारी नुकसान पहुंचाए बिना पराजित किया और सफलतापूर्वक सीमा का शहर अपने कब्जे में ले लिया। उसी समय इंपीरियल स्टडी के अंदर तुम अधीरता से जनरल न्यू ले की रिपोर्ट सुन रहे थे। महाराज, इस मंत्री को जानकारी मिली है कि प्रिंस गेंशी विद्रोह की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन गुस्सा होने की बजाय तुम्हारा चेहरा उत्साह से चमक उठा। तुम्हारा निकम्मा बड़ा भाई आखिर विद्रोह करना चाहता था। कहीं यह सारा क्षेत्र विस्तार सिर्फ सेना जुटाने की तैयारी तो नहीं था? कमाल, तुम्हें ऐसे भाई बहुत पसंद थे। फिर भी तुम मन ही मन शिकायत करने से खुद को रोक नहीं पाए। अगर विद्रोह करना ही है तो सीधे कर दो। इतना लंबा इंतजार क्यों करवा रहे हो? लेकिन जल्द ही तुम्हारा चेहरा फिर गंभीर हो गया। तुम्हारा भाई अब तक कदम क्यों नहीं उठा रहा था? क्या उसे लग रहा था कि उसकी सेना अभी भी कमजोर है? नहीं, तुम्हें अपने प्यारे भाई की थोड़ी मदद करनी होगी। सबसे पहले तुम उसे सेना जुटाने का अधिकार दोगे और उसकी तरफ प्रतिभाशाली अधिकारियों की भी कमी थी, इसलिए कुछ वफादार मंत्रियों को भी उसकी सहायता के लिए भेजना जरूरी था। उधर जनरल न्यू ले ने तुम्हारे सोच में डूबे चेहरे को देखा और समझा कि तुम विद्रोह से निपटने की योजना बना रहे हो। इसलिए उसने सम्मानपूर्वक प्रणाम किया और वहां से विदा ले ली। इसके बाद तुम अपने महल लौट आए और ध्यान से लगभग 50 वफादार मंत्रियों की सूची तैयार की। सूची पूरी होने के बाद अचानक तुम्हें एक बात समझ आई, तो यही वजह है कि राज्य को बर्बाद करने की मेरी सारी कोशिशें नाकाम हो रही हैं। ये 50 बेवकूफ ही हर बार मेरी योजनाओं में रुकावट डाल रहे थे। बिना एक पल गंवाए तुमने तुरंत आदेश जारी कर दिया, सभी 50 अधिकारियों को पश्चिमी सीमा पर भेज दिया जाए। जल्द ही इस तबादले की खबर पूरे महल में फैल गई। जिन अधिकारियों का स्थानांतरण हुआ था वे पूरी तरह स्तब्ध रह गए। एक के बाद एक वे सम्राट को मूर्ख कहकर कोसने लगे। उनका मानना था कि सम्राट असली वफादारी को पहचान ही नहीं पाता। उधर प्रधानमंत्री के निवास पर कई बेहद प्रतिभाशाली अधिकारी इकट्ठा हुए थे। उसी समय प्रधानमंत्री ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। अब तो आप सबको महाराज की असली मंशा समझ आ गई होगी। सभी अधिकारियों ने उत्साह से सिर हिला दिया।
पहले उन्हें लगता था कि सम्राट अयोग्य और निकम्मा है, लेकिन अब वे सब कुछ समझ चुके थे। वरना यह कैसे संभव था कि इस तबादले में दरबार के हर असली भ्रष्ट अधिकारी को इतनी सटीकता से बाहर कर दिया गया? जिन लोगों को वफादार मंत्री कहा जाता था, वे दरअसल वही लोग थे जिन्होंने वर्षों तक पिछले सम्राट को धोखे में रखा था। उधर ग्रेट टैंग की पश्चिमी सीमा पर कई दिनों की तेज यात्रा के बाद सैन्य अधिकार का टाइगर टैली आखिरकार प्रिंस गेंशी के निवास तक पहुंच गया। लेकिन जैसे ही प्रिंस गेंशी ने टाइगर टैली देखा, उसकी पीठ ठंडे पसीने से भीग गई। इस सम्राट का आखिर मतलब क्या है? उसे पता है कि मैं विद्रोह करना चाहता हूं, फिर भी वह मुझे सैन्य अधिकार भेज रहा है। उसने तुरंत राज्य के सबसे महान रणनीतिकार गुओशू को बुलवा लिया। जैसे ही गुओशू की नजर टाइगर टैली पर पड़ी, उसका चेहरा बदल गया। मेरे राजकुमार, ये आपके पास कैसे आ गया? प्रिंस गेंशी ने जल्दी से पूरी घटना बता दी। सारी बात सुनने के बाद गुओशू पूरी तरह उलझ गया। यह बिल्कुल समझ से बाहर है। कोई सम्राट अचानक ऐसे राजकुमार को सैन्य अधिकार क्यों देगा जो विद्रोह की तैयारी कर रहा हो? उधर प्रिंस गेंशी लालच भरी नजरों से अपने हाथ में मौजूद टाइगर टैली को देख रहा था। गोशू, तुम्हें क्या लगता है, क्या हम इसका इस्तेमाल करके सीधे सेना खड़ी कर सकते हैं? गोशू ने बिना देर किए जवाब दिया। यह वस्तु खुद सम्राट ने आपको भेजी है। क्या आपको सच में लगता है कि वह विद्रोह से डरता है? ये शब्द सुनते ही प्रिंस गेंशी का जोश तुरंत ठंडा पड़ गया। वह अचानक पूरी तरह होश में आ गया। सही कहा था,